Morning students, welcome to Galaxy Career Maker online classes. I am Anil Goyal and I am chemistry teacher. Today we will discuss chapter number 2 of NCERT solutions. As you know, there are 16 chapters in your NCERT book of 12th class and we will start from chapter number 2 solutions. It is very interesting chapter. So first of all, we should know what is solution. As you know, solution is a homogeneous mixture of two or more substances. I will repeat. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Now, what is mixture? So, from class 11th, you know mixture is any material which has two or more substances in any ratio. In any ratio, it means no definite composition of mixture. मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन कोई भी डेफिनेट नहीं होता है, किसी भी कंपोजिशन में मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस मिक्स हो सकते हैं। एंड वी नो मिक्सचर में भी ऑफ टू टाइप, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस means uniform throughout the mixture, heterogeneous means not uniform throughout the mixture. So homogeneous mixture is a mixture which has uniform properties throughout the mixture, while heterogeneous mixture is a mixture which has not uniform properties throughout the mixture. For example, if we add alcohol in water, it will make homogeneous mixture. Sugar in water means homogeneous mixture. Salt in water means homogeneous mixture. जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा चारों तरफ एक सा उसका कंपोजिशन हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, मींस यूनिफॉर्मिटी होती है। तो सॉल्ट, शुगर और अल्कोहल वाटर के साथ कौन सा मिक्सचर बनाते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। एंड यू शुड नो all of the gases are completely miscible in each and every ratio. So any two or more gases make always homogeneous mixture. Suppose you add oxygen, nitrogen, then it will be a homogeneous mixture. Now homogeneous mixture means not uniformity in mixture. Suppose we add some NaCl in sugar, then it will form a heterogeneous mixture. एक well-known example आपने देखा है, गाँव में घर में गेहूं आते हैं तो गेहूं के अंदर क्या होता है? कंकड़ होते हैं। तो कंकड़ कहीं पर कम होते हैं और कहीं ज़्यादा होते हैं, तो उनकी प्रोपोजिशन या हम कह सकते हैं उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो गेहूं के अंदर कंकड़ कौन सा मिक्सचर बनाते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये तो बात हुई होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। नाउ कम टू द पॉइंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड आई विल से स्ट्रिक्टली हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। इट्स ओके। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। Components of solutions means particles or we can say substances by which solution is made, known as components of solution. Suppose in a solution there are sugar and water present, then components will be sugar and water. तो now suppose किसी solution के अंदर NaCl है और water है तो उसके component हो जाएंगे NaCl water। सपोज किसी सॉल्यूशन के अंदर शुगर भी है, NaCl भी है, वाटर भी है, तो इसके तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, शुगर, वाटर एंड NaCl। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन डिवाइड सॉल्यूशन इनटू मेनी कैटेगरीज लाइक बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस टू कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन मींस थ्री कंपोनेंट एंड क्वार्टरी सॉल्यूशन मींस फोर कंपोनेंट्स। सो ये हो गए कंपोनेंट। नाउ सॉल्यूशन में दो टर्म आती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ये चीज आपको बहुत छोटी क्लासों से अच्छे से आती है और आप ये जानते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज लेस इन अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज more in amount, but it is not always true. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंपोनेंट कम होता है और उसे हम सॉल्वेंट मानते हैं। जैसे सपोज हमने 30 ग्राम HNO हमने H2O लिया और इसमें 70 ग्राम हमने HNO3 मिलाया, तो यहाँ पर HNO3 ज़्यादा है और H2O कम है। तो हमारी ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H2O सॉल्यूट होना चाहिए और HNO3 सॉल्वेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी HNO3 सॉल्यूट है और H2O क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस तरह से नई डेफिनेशन है
सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रोवाइड मीडियम, जो कि मीडियम प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। चाहे से वो कम है और चाहे से ज्यादा है। तो मोर क्लियरली वी कैन से कि जो सॉल्यूशन बनता है उसकी जो फेज है, फेज मीन जो इसकी स्टेट है वो क्या होगा, सॉल्यूशन। सपोज आपने सॉलिड है, सॉलिड ज्यादा लिया है, लिक्विड कम लिया है, लेकिन आफ्टर द मिक्सिंग यदि लिक्विड स्टेट है तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। इट्स ओके। The next point, types of solution means how many types of solution are there. We can divide solutions into many categories on the basis of physical state of solute and solvent. We know physical state of solute and solvent may be of solid, liquid and gas. First, gaseous solution. Gaseous solution means solvent gas होगा, solute solid liquid gas हो सकता है। सेकेंड, लिक्विड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट सॉलिड होगा और इसके अंदर सॉलिड भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो फेज सॉल्वेंट का होता है वही फेज किसका होता है, वही फेज किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। सपोज सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सपोज सॉल्वेंट गैस है तो गैस होगा, सपोज सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। ठीक है ना। ये फर्स्ट हमारा गैसियस सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्वेंट गैस होगा, सपोज इसके अंदर सॉलिड सॉलिड है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कैंपर एंड नाइट्रोजन। कैंपर क्या होता है, एक साइक्लिक ईथर होता है जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है। गैसियस सॉल्यूशन में हमारा सेकंड टाइप है लिक्विड एंड गैस, एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। गैसियस सॉल्यूशन में हमारा थर्ड है गैस, कोई भी दो गैसेस हो, सपोज N2 + O2 O2 + H2। आपको पता होना चाहिए कि हर गैस ईच एंड एवरी रेशियो में क्या होती है, मिक्सेबल होती है, तो ऑलवेज क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन ही बनाएंगे। नाउ लिक्विड सॉल्यूशंस मींस सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड लिक्विड शुगर और H2, हमने सपोज शुगर को H2 में डिसॉल्व किया तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड कोई भी दो लिक्विड को मिला गया तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे आपने अल्कोहल को वाटर में मिक्स किया। गैस एंड लिक्विड, कोई भी गैस यदि लिक्विड में डिसॉल्व है तो गैस एंड लिक्विड बनेगा, जैसे नाइट्रोजन एंड वाटर। नाउ थर्ड टाइप सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, सॉलिड फेज होगा। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड ही होता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। इट मींस सॉल्यूशन क्या, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट सॉलिड मींस सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। इसका एग्जांपल हमारे एलोज आपको पता है, कोई भी एलो हो, जैसे हमने कॉपर को मिलाया तो वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ लिक्विड एंड सॉलिड, तो इसमें सॉल्यूट तो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, जैसे ZnHG अमोनिया। ठीक है। नाउ गैस एंड सॉलिड, तो इसमें सॉल्यूट गैसियस स्टेट में होगा और सॉल्वेंट सॉलिड में होगा। आपने 11th क्लास में भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी है, जब हम एल्कीन का एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां पर हम पैलेडियम तो क्या लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, हाइड्रोजन भी होती है और एल्कीन और एल्काइन भी होते हैं। तो ये गैसेस क्या होते हैं, इनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर न्यू टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in specific amount of solution or solvent is known as concentration of solution। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। जैसे सपोज हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है और 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन कितना हुआ, 100 ml, शुगर कितना हुआ, 5 ग्राम, तो हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा 5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम काफी तरह से बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के काफी मेथड है। हम उनको कहते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन और वी कैन से यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मेनली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इनका अमाउंट है
तो फिर हम क्या है कि परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर मिले भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं। सपोज हम किसी सॉल्यूशन की स्टेप निकाल रहे हैं तो ये भी कंसंट्रेशन है, मतलब ये सब क्या है कंसंट्रेशन के टाइप्स हैं। ओके, अब हम इनको वन टू वन डिस्कस करेंगे। हमने पहला लिया परसेंटेज। क्या परसेंटेज? परसेंटेज आप शुरू से जानते हैं आउट ऑफ 100। जैसे सपोज किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स का टोटल पेपर है और बच्चे के मार्क्स आते हैं 80, उसका परसेंट कितना होगा बेटा 80 अपॉन 100 into 100, इट मींस 80%। तो आपने टोटल कितने में से निकाला 100 में से। तो परसेंटेज कंप्यूजन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट। अच्छा, पहली बात तो क्या होता है कि हम जब परसेंटेज का कंपोनेंट निकालते हैं तो फिर वो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं सबका अलग-अलग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कंपोनेंट अलग-अलग कंपोनेंट के लिए क्या परसेंटेज अलग-अलग होता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज कंप्यूजन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट के सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है? उस कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है ना। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन को तीन तरह से बता सकते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। अब देखिए मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मास टू वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप, हमने माना कि हमारे पास तीन सब्सटेंस है सॉल्यूशन में, ए बी सी। ए का मास है डब्ल्यू ए, बी का मास है डब्ल्यू बी ग्राम में है, सी का मास है डब्ल्यू सी। सपोज ए का वॉल्यूम है वी ए, इसका वॉल्यूम है वी बी और इसका वॉल्यूम है वी सी। ठीक है, अब हम इसमें पहला निकालेंगे मास परसेंटेज। मैंने तो आपसे कहा था मास परसेंटेज का मतलब ऊपर भी मास आता है और टोटल भी मास आता है। तो सबसे पहले आपने निकाला मास परसेंट ऑफ ए, तो मास ऑफ ए डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। इसका मतलब हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या हो गया ए का मास परसेंट। इसी तरह से आपको बी का मास परसेंट निकालना है तो आप ऊपर बी का मास लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा टोटल सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। इसी तरह से यदि आपको सी का मास परसेंट निकालना है तो आपने ऊपर सी का मास लिखा और नीचे टोटल मास आ गया। इस तरह से हम सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनका सबका मास परसेंट अलग-अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट का मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज हमको ए का वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो VA अपॉन VA प्लस VB प्लस VC मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया इनटू 100%। इसी तरह से आप B और C का भी क्या है वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, हमारे परसेंटेज का थर्ड टाइप है मास टू वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जिस कंपोनेंट का आपको मास टू वॉल्यूम परसेंट निकालना है उसका तो मास आता है और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या आता है वॉल्यूम आता है। जैसे सपोज हमको कंपोनेंट ए का मास टू वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो WA अपॉन VA प्लस VB प्लस VC इनटू 100%। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है ना। इसका मतलब देखिए आप, जो आपकी मेडिसिन आती है ना, जैसे लिक्विड मेडिसिन आती है, जैसे खांसी की मेडिसिन आती है, कफ सिरप आती है, तो उसमें क्या है जो कंपोजिशन इसी रूप में लिखी रहती है। सपोज हम मान लेते हैं कि कोई कफ सिरप में कंपोनेंट है NaCl, उसके अंदर सॉल्यूट है और उसमें लिखा हुआ है 5% सॉल्यूशन। तो 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम तो NaCl है और टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml। कितना 100 ml। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, और हमारी सेकंड हमारी कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, है ना। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन टू 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 10 to the power 6 पार्ट्स में किसी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो उस कंपोनेंट की ppm में कंसंट्रेशन कहलाती है ना। तो इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ppm में कंसंट्रेशन यदि निकालते हैं तो सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं 2 3 4 उनके सबके अलग-अलग निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, ppm में जो कंसंट्रेशन निकालते हैं जनरली वहां पर निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो कि सॉल्यूट नेग्लिजिबल, क्या हो सॉल्यूट नेग्लिजिबल। ठीक है, अब ppm में कंसंट्रेशन भी तीन तरह से निकाल सकते हैं, W/W, V/V, W/D, है ना। सपोज हमारे पास सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है A B C।
ए का मास है डब्ल्यू ग्राम, बी का डब्ल्यू ग्राम और सी का मास है डब्ल्यू सी ग्राम। इसका वॉल्यूम है वी एम एल बी वी और इसका है वी सी। ठीक है, अब हम पहले पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालेंगे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। जैसा मैंने आपको परसेंटेज में बताया, डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऊपर मास और नीचे भी मास। अच्छा, परसेंटेज में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो होता है पार्ट्स पर 100 और ये 10 टू द पावर 6 से करेंगे क्योंकि ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो हमने पहला कंपोनेंट ए का डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पीपीएम निकाला, तो देखिए डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। इसका मतलब मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबका टोटल मास, है ना, इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। इसी तरह से सी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी अपॉन टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6 पीपीएम। अब जिस तरह से आपने परसेंटेज में वी बाई के निकाला था, वॉल्यूम परसेंट निकाला था, इस तरह से हम वॉल्यूम पीपीएम भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज हमको कंपोनेंट ए का वॉल्यूम पीपीएम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 पीपीएम। इसी तरह से आप बी और सी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे मास टू वॉल्यूम परसेंटेज आपने निकाला था, तो इसी तरह से मास टू वॉल्यूम पीपीएम भी निकल सकता है। सपोज हमने निकाला है ए के लिए, कंपोनेंट ए के लिए मास टू वॉल्यूम पीपीएम, तो ऊपर तो मास आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए, क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए। ठीक है ना, फिर टोटल यहाँ पर क्या आएगा, आपका वॉल्यूम आएगा वी ए प्लस बी बी प्लस बी सी इनटू 10 टू द पावर 6 पीपीएम। इसका मतलब मास टू वॉल्यूम परसेंट पीपीएम में क्या होगा बच्चों, ऊपर तो आता है जिस भी कंपोनेंट का आपको पीपीएम निकालना है उसका मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन आई विल रिपीट कि जो पीपीएम में कंसंट्रेशन है वो हम कहां पर काम लेते हैं, वो हम यहां पर काम लेते हैं जहां पर क्या हो कि सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो। जैसे आपने सुना है कि हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो म्युनिसिपैलिटी से हमको आता है, उसमें फ्लोराइड आयन आता है ना। अब फ्लोराइड आयन क्या होता है, 1.5 टू 2 पीपीएम तो हमको क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों होता है, ये हमारी टीथ के एनामेल और बोन्स की मजबूती के लिए जरूरी होता है। अब इसका मतलब समझना, 2 ppm का मतलब यदि पूरा वाटर कितना है 10 टू द पावर 6 पार्ट्स, तो उसके अंदर कितने पार्ट्स फ्लोराइड होने चाहिए, 2 पार्ट। तो आप देख लीजिए नेग्लिजिबल हो गया। और यदि इससे ज्यादा हो गया तो फिर वो क्या होता है, हमको हार्मफुल होता है। तो हम जहां भी ppm में कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए हमारी नई थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v से हमने डिनोट किया। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक, तो मैं आपको शुरू से बताया कि हम B को तो हम मानते हैं सॉल्यूट और A को मानते हैं सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। L का मतलब किसमें लिया हमने इसको, लीटर में। तो आप देखिए ये जो हमारे डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन है तब तो आप इस फॉर्मूले को पुट करोगे। अब यदि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में गिवन है, मिलीलीटर में, तो हमको उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता, आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है तो आप क्या करोगे, यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगेन मैं एक बार फिर बता दूं कि यदि आपको लीटर में गिवन है तब तो आप ये फॉर्मूला काम लेंगे, और मिलीलीटर में है तो आप ये वाला। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, W/V इनटू 1000। ठीक है, अब इसका यूनिट देखो, यूनिट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज से मिलकर बनी होती है, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट, है ना। जैसे हमने बोला किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे की हाइट कितनी है, 5.6। अब आप जानते हैं 5.6 का ऑनली कोई भी महत्व नहीं है जब तक हम ये नहीं बोलेंगे 5.6 मतलब 5.6 फीट, तभी उसका क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा। तो बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, देखिए मास की यूनिट ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम पर लीटर।
क्या हो जाती है, ग्राम पर मीटर। अब वैसे तो हम क्या है कि सारे न्यूमेरिकल्स एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या है एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल डॉट टू डॉट करेंगे। काफी टीचर्स तो क्या होता है कि टॉपिक के साथ ही न्यूमेरिकल कराते हैं, मैं उसको सही नहीं मानता। उसका कारण क्या है, मेरा मानना यह है कि पहले आपको टॉपिक समझ आए, फिर क्या है कि जो फॉर्मूला टॉपिक में काम आने हैं, न्यूमेरिकल में काम आने हैं, वो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए, समझ आएगा, फिर हम क्या है न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मेरा टीचिंग मेथड इस तरह से है बच्चों कि हम पहले क्या है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे डॉट टू डॉट न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का समझाने के हिसाब से ले रहा हूँ। Suppose 5 grams of NaOH is present in 500 ml of aqueous solution. Aqueous solution मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। Find concentration in strength, है ना। तो देखिए आप कोई भी छोटा सा भी न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है इस तरह से सेट करना पड़ता है। गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ml, तो स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपका है W/V/1000। तो W आपको कितना 5 ग्राम, V कितना 500 ml, 1000 आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 ग्राम पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है 10 ग्राम पर लीटर। अब आपको कोई पूछे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो कंसंट्रेशन भी कितनी है 10 ग्राम पर लीटर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेंथ ही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ही स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखिए आप हमारी नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा मोलैरिटी, है ना। तो देखिए आप मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में। हमने इसके सिंबल लिखे तो आपको पहले ही पता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से। और V फॉर सॉल्यूट, तो Nv का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो Nv की जगह यहाँ क्या आ जाएगा Wv अपॉन mmv, क्या आ जाएगा Wv मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और V हमने ऐसे कैसे रख दिया। अब आपको यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन काफी बार क्या होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होता है। तो जैसा मैंने आपको स्ट्रेंथ में ही बताया था कि हमको यहाँ पर किस में गिवन है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कम हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो यदि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा Wv * 1000 अपॉन mmv * V। अच्छा ध्यान रखना 1000 से मल्टीप्लाई कब करना है, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में गिवन हो बेटा मिलीलीटर में। यदि लीटर में गिवन है और आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट 1000 टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यूनिट, तो देखो मोल अपॉन लीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई मोल पर लीटर, क्या आ गई मोल पर लीटर, है ना। अब आप देखिए आपको पता है कि ये क्या है, ये होता है आपका स्ट्रेंथ, अभी लिखा था हमने। तो हमने इस बारे में देखिए मोलैरिटी = स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे फिर हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ = मोलैरिटी * मोलर मास। तो ये जो फार्मूला हमारा है स्ट्रेंथ = मोलैरिटी * मोलर मास, तो हमको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है और डायरेक्ट स्ट्रेंथ पूछा है तो हम इससे निकाल सकते हैं ना। ये जो फार्मूला हमारा मेनली क्या है प्रैक्टिकल्स में काम आता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको काम आएगा, ठीक है। देखिए हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना अभी तक हमने सब जगह क्या लिया सॉल्यूशन, यहाँ पर केवल क्या आएगा सॉल्वेंट, है ना। मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी मोलैरिटी, है ना। अब हमको यदि पूरे सॉल्यूशन का मास गिवन है तो हमको सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा, कुल मिला के यहाँ पर काम क्या आएगा सॉल्वेंट का मास, है ना। तो देखिए आप मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोलैरिटी बराबर क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किसमें है kg, है ना। से मोलैरिटी करेंगे तो मोलैरिटी Nv, मैं पहले बता चुका Nv का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू W है। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि kg में तो ये लेंगे,
अगेन क्या है कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट क्या यदि ग्राम में गिवन है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 का पहुंच जाएगा बेटा ऊपर। तो यदि आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे, ये वाला, मतलब मोलिटी बराबर Wb * 1000 अपॉन mmb * W, है ना। यूनिट क्या होगी मोल और ये केजी, मोल पर केजी, ठीक है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, है ना। तो आपको पता है फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1। ये सपोज टोटल मास है 100 और आपके मास है 80, तो कितना फ्रैक्शन हो गया 80/100। तो इसी तरह से हम क्या है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनका सबका अलग-अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी मोल आता है और नीचे भी मोल आता है। इसका मतलब क्या होता है कि मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, है ना। अब हमने माना कि हमारे पास तीन कंपोनेंट है ए बी सी, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स एन सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब एक्स ए क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह से बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह से सी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। तो अब देखिए आप, हमने फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ 1, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सबका सम कितना होगा 1, मतलब x a प्लस x b प्लस x a यदि और होते तो सबका सम कितना होता है 1। तो सभी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो 6 कंसंट्रेशन टर्म्स एनसीईआरटी बुक में है वो तो कंप्लीट हो गई। एक अलग से हमारी एडिशनल कंसंट्रेशन टर्म है जो कभी कभी कंपटीशन में पूछ ली जाती है, वो होती है नॉर्मलिटी। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्या कैपिटल एन। नॉर्मलिटी मींस क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in solution is known as non-reactive. Again, number of gram equivalents of solute present in solution is known as non-reactive. अब ये ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, देखिए बच्चों जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो यदि आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आएगा, और यदि आप गिवन मास को ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और सिंपली वी कैन से इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो देखिए आप ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। अभी बैलेंसिंग फैक्टर के बारे में आपने लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम हमारे नॉर्मलिटी की डेफिनेशन पर आते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर। अब हम इसे सिंबॉलिक लिखेंगे एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किससे निकालेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी।
V यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आपको लीटर में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। यदि आपको ये मिलीलीटर में गिवन है तो मैं पहले से बताता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी मींस नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर ये क्या है, स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब हमारा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम इससे स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये नॉर्मलिटी से आपको स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकल्स में काम आता है, ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप हमने अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म निकाली, जैसे मोलरिटी, मोलर नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि हमको सपोज मास परसेंट दे देता है और वो हमसे मोलरिटी निकलवाता है। इसी तरह से कभी कभी मोलरिटी गिवन होती है, हमको मोलरिटी निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी हम क्या है कि फॉर्मूलाज की हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे आपको सपोज मोलरिटी गिवन है और आपको नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए आप इस फॉर्मूले से क्या होगा, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इससे फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमको सॉल्यूट का मास परसेंट दिया होता है और हमसे क्या पूछते हैं, मोलरिटी। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट इनटू डी फॉर डेंसिटी, क्वेश्चन में गिवन होती है, इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए आप इस फॉर्मूले से आप मास परसेंट को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मोलरिटी में। सेम है, नॉर्मलिटी निकालिए, मास परसेंट इनटू डी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए आप कभी कभी क्या होता है कि हमको मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन होती है, मोलरिटी निकलवाते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस फॉर्मूले से मोलरिटी को डायरेक्ट मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप एक डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है, सब कितनी है, m1, और आपको उसका v1 वॉल्यूम दिया है। अब इसके अंदर कुछ वाटर हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, जो सॉल्यूशन वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो ऑब्वियस है कि उसकी मोलरिटी भी चेंज होगी, तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, m2। तो इसका मतलब m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो हम जो रिजल्टेंट है उसकी मोलरिटी किससे निकालेंगे, m2 से। सेम एज फॉर नॉर्मलिटी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, अब आपके प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, टाइट्रेशन होती है। टाइट्रेशन में क्या होता है कि कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। इस कंडीशन में हमको क्या होता है कि एक रिएक्टेंट की जो मोलरिटी गिवन होती है दूसरे की हमसे निकलवाते हैं। तो उसके लिए हमका फॉर्मूला लगाना है, m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। तो यहाँ पर n1 और n2 जो है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और वी कैन से वैलेंसी फैक्टर। तो इससे हमको यदि एक सब्सटेंस की मोलरिटी पता है तो हम दूसरे की मोलरिटी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सपोज आपके पास m1 मोलरिटी का v1 वॉल्यूम है और m2 मोलरिटी का v2 वॉल्यूम है। अब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा, मोलरिटी कितनी हो जाएगी, m3। तो v3 तो यहाँ पर क्या होगा, v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा। आप m3 इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या है कि टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो उनकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। इसी तरह से n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3v3। ठीक है बच्चों।